हेलो बच्चों बच्चों वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ इंजीनियर पीपी सर, योर फिजिक्स मेंटोर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अपन ने पिछले लेक्चर में बात करी थी बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। उसी में आज अपना कंटिन्यूटी में अपना नया टॉपिक अपन ले रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुप्रयोग। तो बच्चों कहाँ कहाँ पर ये उपयोग में ली जाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ कहाँ पर उपयोग लिया जाता है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों भंवर धाराओं में। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक अनुप्रयोग है भंवर धाराएं। तो भंवर धाराएं कैसे उत्पन्न होती है, तो बच्चों इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझो कि जैसे मान लो कोई पानी का तालाब है, उसमें आपने कोई पत्थर डाल दिया। पत्थर डालने पे आपने देखा होगा कि उस पत्थर के चारों ओर भंवर उत्पन्न हो जाते हैं। तो जिस तरीके से वो भंवर उत्पन्न होता है उसी तरीके से हम बात करते हैं भंवर धाराओं की। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट होता है भंवर धाराओं का, तो बच्चों जब भी किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी हम ठोस चालक को रख दें तो उस ठोस चालक में उन चुंबकीय फ्लक्स के विपरीत दिशा में एक धारा उत्पन्न होती है जिसको हम बोलते हैं भंवर धाराएं। ये ठीक उसी प्रकार से होती है जिस तरीके से अभी मैंने समझाया, पानी में पत्थर डालने पे भंवर उत्पन्न होता है, इसलिए इनका नाम रख दिया गया बच्चों यहाँ पर भंवर धाराएं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये कोई भी एक धात्विक ब्लॉक है, धातु का कोई एक गुटका है और इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में इसको परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर संकेंद्रीय लूपों के रूप में यहाँ पर धाराएं उत्पन्न हो रही है जो चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करती है, और बच्चों इन्हीं धाराओं को हम बोलते हैं क्या, भंवर धाराएं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इनका। भंवर धाराओं में क्या क्या चीजें होती है बच्चों, चलिए डिटेल में बात करते हैं इनकी। तो जैसे जैसे भंवर धारा का मान बढ़ते जाता है बच्चों वैसे वैसे यहाँ पर ऊष्मा का मान बढ़ते जाता है। इसका मतलब भंवर धाराओं के बढ़ने के कारण से जो धात्विक गुटका है वो हो जाता है बच्चों गर्म। इसका मतलब ऊष्मा बढ़ जाती है यहाँ पर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भंवर धाराएं बढ़ेंगी तो ऊष्मा बढ़ेंगी। भंवर धाराओं के बारे में बच्चों सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने भंवर धाराओं की खोज करी वो था फोको, इसलिए इनको फोको धाराएं भी कहते हैं। भंवर धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था फोको, तो उसके नाम पे इनका नामकरण कर दिया जाता है। भंवर धाराओं से क्या क्या हानियां होती है, तो एक तो अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे भंवर धारा का मान बढ़ते जाता है वैसे वैसे ऊष्मा बढ़ती जाती है, और ऊष्मा बढ़ने के कारण से बच्चों विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाता है, तापमान बढ़ता है यहाँ पर। दूसरी चीज, भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा से विद्युत मशीनों उपकरणों में लगा विद्युत रोधी पदार्थ खराब हो जाता है। तो अगर कोई इंसुलेटिंग कोटिंग की जाती है इन पे, विद्युत रोधी पदार्थ लपेटे हुए होते हैं धात्विक ब्लॉकों पे, तो बच्चों ऊष्मा के कारण से वो धातु गर्म होगा, गर्म होने की वजह से तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने से वहां पर जो विद्युत रोधी परत है वो पट्टिका है वो वहां पर खराब हो जाती है। भंवर धाराएं विद्युत चुंबकीय अवमंदन उत्पन्न करती है। तो इसका अनुप्रयोग अभी अपन पढ़ेंगे आगे। धारामापी में इसका अनुप्रयोग होता है बच्चों रुद्धोल धारामापी में, डेड बीट गैल्वेनोमीटर में हम इसका अनुप्रयोग पढ़ते हैं। तो ये अनावश्यक रूप से अवमंदन उत्पन्न करती है, मतलब दोलनों की गति को ये धीरे धीरे अवमंदित करके और समाप्त कर देती है। भंवर धाराओं के कारण होने वाली हानियों को किस प्रकार कम किया जा सकता है, तो बच्चों पहला तो अभी मैंने बताया कि भाई कोई एक सॉलिड, अगर सॉलिड धात्विक ब्लॉक होगा, सॉलिड होगा और उसमें अगर हम बना दे खांचे, तो सॉलिड में तो बच्चों भंवर धाराएं ज्यादा होंगी, लेकिन अगर खांचे बना दिए जाएंगे तो वहां पर भंवर धाराएं हो जाएंगी कम। तो धात्विक पट्टिका को पट्टलित या खांचेदार बनाकर इसका प्रतिरोध बढ़ा देते हैं। प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो बच्चों भंवर धाराओं का परिमाण कम हो जाएगा यहाँ पर, जिसके कारण से होने वाली हानियां भी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो भंवर धारा कम हो गई मतलब तापमान कम हो गया, तापमान कम हो गया इसका मतलब कम ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसके कारण से ऊष्मा कम उत्पन्न होने के कारण से ऊर्जा हानि कम होगी यहाँ पर। तो खांचे लेमिनेशन कर दो भाई, पट्टन बना दो वहां पर विद्युत रोधी पदार्थ का लेप करके। तो यहां पर क्या कर दिया जाता है, चालन मार्ग को कम कर देते, जिससे भंवर धाराओं का परिमाण कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने समतल पट्टिका देखी, खांचे बना दिए, भंवर धाराओं का उपयोग भंवर धाराओं का परिमाण यहाँ पर बढ़ गया, जिसके कारण से क्या हुआ, यहाँ पर कम अवमंदन उत्पन्न होंगे। तो अगर ठोस ब्लॉक है, सॉलिड ब्लॉक अगर आपको दिया हुआ है तो उसमें अवमंदन ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि भंवर धाराएं ज्यादा होंगी। और अगर उसमें खांचे बना दिए गए या उसको लेमिनेट कर दिया गया, उस पर विद्युत रोधी परत चढ़ा दी गई है, तो अब वहां पर अवमंदन कम हो जाएगा, साथ में भंवर धारा भी कम हो जाती है। भंवर धाराओं के अनुप्रयोग कहां कहां पर भंवर धाराओं का यूज किया जा सकता है, तो बच्चों वैसे तो अगर हम बात करें तो भंवर धाराएं अनावश्यक होती हैं। ये एक तरीके से यूं कहें कि भाई विद्युत ऊर्जा को
उष्मा के रूप में वेस्टेज कर देती है, उसको खर्च कर देती है। लेकिन फिर भी इनका कई जगह पे यूज होता है, जैसे अभी मैंने बताया रुद्धोल धारामापी, डेडबीट गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों धारामापी आपने पढ़ा होगा, धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर में हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा भी होगा, और भी दो तरीके के हमने वहां पर पढ़े थे, जिसमें से हमने एक पढ़े थे, एक टाइप का पढ़ा था हमने रुद्धोल धारामापी, या जिसको हम बोलते हैं चल चुंबक धारामापी, और एक पढ़ा था चल किलकित कुंडली धारामापी, और एक दूसरा हमने पढ़ा था उसमें निलंबित कुंडली धारामापी। तो रुद्धोल धारामापी कीलकित कुंडली धारामापी होता है, जिसमें हम बात करते हैं विक्षेप देने के लिए संकेतक लगा होता है, विक्षेप देने के लिए संकेतक लगा होता है। यह संकेतक बच्चों जैसे ही धारा प्रवाहित की जाती है तो अपनी साम्य स्थिति से विक्षेपित होता है, और धारा का प्रवाह बंद करने पर तुरंत अपनी सामान्य स्थिति में या अपनी साम्य स्थिति में आ जाता है। तो यहां पर भी अभी पीछे हमने बात करी अवमंदन, तो विद्युत चुंबकीय अवमंदन होते हैं, जिसके कारण से यहां पर विक्षेप उत्पन्न होते हैं, तो अवमंदन उत्पन्न होते हैं यहां पर। इसी तरीके से ब्रेक में, तो बच्चों जो हाई स्पीड ट्रेनें होती हैं, उच्च वेग से चलने वाली जो रेलगाड़ियां होती हैं, ट्रेनें होती हैं, उनमें ब्रेक लगाने के लिए इन धाराओं का उपयोग किया जाता है। जब ट्रेन को रोकना होता है तो ड्रम के पास उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है, जिससे ड्रम में तीव्र भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, और जो ड्रम के साथ साथ पहिए को भी रोक देती है। प्रेरण भट्टी में इनका यूज होता है, तो प्रेरण भट्टी इंडक्शन फर्नेस में बच्चों इनका यूज होता है। प्रेरण भट्टी में क्या किया जाता है, जो बड़े धातु के ब्लॉक होते हैं उनको पिघलाने के लिए यूज किया जाता है, उनको पिघलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है बच्चों प्रेरण भट्टी में भंवर धाराओं को। क्योंकि भंवर धाराओं में हमने पढ़ा है कि भाई क्या उत्पन्न होता है, उच्च ताप, और तापमान को काफी अधिक उच्च करके यहाँ पर उन धातुओं के ब्लॉक को आराम से पिघलाया जा सकता है, ताकि उनसे और कई सारे अयस्क बनाए जा सके। गतिमापी, गतिमापी मतलब आपने देखा होगा गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर है वो जो रीडिंग देते हैं, तो बच्चों गाड़ियों में स्पीडोमीटर का जो पाठ्यांक है वो भी दिया जाता है भंवर धाराओं के अनुप्रयोग से। तो वाहनों की गतिमापी में एक चुंबक मुख्य शाफ्ट, चुंबक कहां पर जुड़ी होती है, पहिए की धुरी से, एक्सल से जुड़ी होती है, और जब पहिया घूर्णन करता है तो यह भी साथ में घूर्णन करती है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, और वाहन की गति को दर्शाया जाता है। यहां पर भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, जिसके कारण से क्या होता है कि विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है, वहां पर पॉइंटर संकेतक विक्षेपित होता है, जिससे धारा का मान बढ़ता है। जैसे जैसे उसमें वेग बढ़ता जाएगा, घूर्णन बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से बच्चों भंवर धाराएं भी बढ़ती जाती है, और भंवर धाराएं बढ़ने का मतलब हो गया कि वहां पर विरोध बढ़ते जाता है, जिससे संकेतक की स्थिति परिवर्तित होती है और आपको गति मिलती है वहां पर। ऊर्जा मापी, तो ऊर्जा मापी में भी बच्चों सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। इसमें भी जो आर्मेचर है वो कुंडली के रूप में एक एल्यूमिनियम की चकती या स्थायी चल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में घूर्णन करती है। जैसे ही कुंडली घूमती है तो प्रेरित धाराएं इसकी गति का विरोध करती है, और अवमंदन के कारण से इसमें विक्षेप खर्च की गई ऊर्जा के समानुपाती होता है। तो बच्चों ये थे भंवर धाराओं के अनुप्रयोग, कहां कहां पर इसका यूज होता है। चलिए अगला हम अनुप्रयोग देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या होता है। तो बच्चों इसका यूज किया जाता है डीसी मोटर में, दिष्ट धारा मोटर में भी इसका यूज किया जाता है। तो पहली चीज तो भाई मोटर होती क्या है, तो बच्चों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी एक मोटर का एग्जांपल लेके देखिए कि मोटर में किया क्या जाता है। जब हम उसको विद्युत धारा सप्लाई देंगे तो वो यांत्रिक कार्य करेगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मोटर में ये ध्यान रखना है कि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। पहले आपको विद्युत ऊर्जा उसमें सप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो यांत्रिक कार्य करेगी, जो भी मोटर जिस भी पर्पज के लिए आपने लगाई हुई है। मोटर के सिद्धांत की बात करें तो इसका सिद्धांत है कि जब किसी भी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है, और जिसके कारण से यह घूर्णन करती है, और घूर्णन की वजह से ही वहां पर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। बनावट की बात करते हैं तो बच्चों ये बड़ी सिंपल सी किसकी बनावट है। दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच में एक आयताकार कुंडली होती है, और इस आयताकार कुंडली का जो आर्मेचर है इसका संपर्क कर दिया जाता है। S1 S2 दो यहाँ पर सर्पी वलय हैं, जिनका संबंध होता है कार्बन ब्रेसेज B1 B2 से, और फिर लगा दिया जाता है एक दिष्ट धारा स्रोत। तो ये डीसी सोर्स लगा दिया हमने, क्योंकि ये दिष्ट धारा मोटर है, इसका मतलब ये दिष्ट धारा को परिवर्तित करेगी यहाँ पर। तो दिष्ट धारा स्रोत हमने यहाँ पर लगा दिया। बस यही इसकी वर्किंग होती है बच्चों। हर एक भुजा पे यहाँ पर देखिए हमने बोला ABCD, प्रत्येक भुजा पर यहाँ पर बल लगेगा, जिसके कारण से जो BC
और एडी भुजा है, ये तो बच्चों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, जिसके कारण से इन पर तो कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए बी और सी डी की, तो ये चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत दिशा में होती है, इस पर बल लगेगा F इज इक्वल टू आई एल बी से, ठीक है। लेकिन दोनों बलों की दिशाएं, अगर हम यहाँ पर फ्लेमिंग के नियम से यहाँ पर बल की दिशा निकालें या दाहिने हाथ के चपेट के नियम से बल की दिशा निकालें, तो एक पे बल लगेगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो दूसरे पे बल लगता है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो बलों की स्थितियां परस्पर बल परिमाण में समान और परस्पर विपरीत दिशाओं में होते हैं, लेकिन क्रिया रेखाएं बच्चों होती है इनकी अलग अलग, जिसके कारण से कुंडली करती है चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूर्णन, और इसी कारण से यहां पर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये हो गई बच्चों इसकी कार्य प्रणाली। तो ये कार्य प्रणाली बच्चों वही जो अभी मैंने आपको शॉर्ट में समझाई, वही सारी कार्य प्रणाली है यहाँ पर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों विरोधी विद्युत वाहक बल, बैक ईएमएफ जिसको बोलते हैं। बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है, ये साधारणतः हम बात करते हैं विद्युत मोटर में। तो जब विद्युत मोटर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसका आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमना प्रारंभ करता है। अभी बताया हमने, चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा बल आघूर्ण के कारण। इस समय आर्मेचर से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जैसे ही यहां पर घूर्णन होगा, घूर्णन होने के कारण बच्चों इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, अतः मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी उत्पन्न विद्युत वाहक बल को हम बोलते हैं बच्चों विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक ईएमएफ। विरोधी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मुख्य धारा का विरोध करता है, मुख्य धारा के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से बच्चों अपन जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है आई आर, लेकिन यहां पर E, कैपिटल ई को हम ले रहे हैं यहाँ पर स्रोत के लिए विद्युत वाहक बल, जो स्रोत आपने लगाया हुआ है, तो स्मॉल ई इज इक्वल टू हो गया ई माइनस आई आर। आई इसमें प्रवाहित होने वाली धारा और आर हो गए बच्चों यहाँ पर आपके आर्मेचर या उस कुंडली का प्रतिरोध, ठीक है। ये हो गया बच्चों यहाँ पर। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के साथ में भी हम इसकी बात करते हैं। अभी अपन ने बात करी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है कुंडली के घूर्णन के कारण से। इसका मतलब जितना अधिक घूर्णन होगा उतना ही अधिक होगा बैक ईएमएफ, विरोधी विद्युत वाहक बल। यदि बी को नियत कर दिया जाए, तो बी को नियत कर दिया जाए तो ई समानुपाती हो गया ओमेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए बी भी कांस्टेंट, क्षेत्रफल भी कांस्टेंट। अब परिवर्तन किसमें हो रहा है? घूर्णन के कारण से कोण में। कोण का मतलब क्या हो गया? या तो आप बोल सकते हो आवर्ती, या बोल सकते हो आप इसका कोणीय वेग या कोणीय आवर्ती। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं बच्चों यहां से भी। जो विरोधी विद्युत वाहक बल है वो समानुपाती होता है यहाँ पर कोणीय आवर्ती के या आवर्ती के। ये हमने यहाँ पे धारा की बात कर ली, आर्मेचर धारा। तो आर्मेचर धारा अभी पीछे अपन ने देखा आई इज इक्वल टू ई प्लस ई अपॉन आर। यहाँ पर ई माइनस ई लिया है क्योंकि ये मुख्य धारा का विरोध कर रहा है, तो हमने बोल दिया कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई अपॉन कैपिटल आर। मोटर में प्रवाहित धारा, तो मोटर में प्रवाहित धारा हो गई बच्चों ये कैपिटल ई माइनस के ओमेगा अपॉन आर, जहां पर के क्या है? नियतांक है, जिसकी अभी अपन ने बात करी। प्रारंभ में जब गति प्रारंभ होती है तो इसका कोणीय वेग या कोणीय आवर्ती होगी बच्चों 0। उस स्थिति में यहां पर कोई बैक ईएमएफ नहीं होगा। इसका मतलब मोटर में जो प्रवाहित धारा होगी वो अधिकतम होगी। आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो इस तीव्र धारा से आर्मेचर क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसी प्रकार यदि विद्युत पूर्ति एकाएक बंद हो जाती है तो आर्मेचर में प्रबल विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो आर्मेचर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर बैक ईएमएफ का रोल क्या है? बैक ईएमएफ एक तरीके से मोटर को बचाने का कार्य करता है, क्योंकि अगर बैक ईएमएफ नहीं होगा तो वहां पर प्रवाहित धारा अधिकतम होगी, और प्रवाहित धारा अधिकतम होने के कारण से यह कुंडली को क्षतिग्रस्त कर सकता है यहाँ पर। अतः मोटर के आर्मेचर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उसके साथ श्रेणी क्रम में उच्च मान का एक परिवर्ती प्रतिरोध लगाया जाता है। मोटर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों स्टार्टर। तो स्टार्टर क्या होता है? मोटर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ एक उच्च प्रतिरोध होता है, जो मोटर की आर्मेचर को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रतिरोध का मान धीरे धीरे कम करते हैं, परिणाम स्वरूप मोटर पूर्ण गति को प्राप्त कर लेती है। जैसे जैसे ओमेगा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे बच्चों प्रतिरोध का मान कम कर दिया जाता है, जिससे उसमें मोटर पूर्ण रूप से गति को प्राप्त कर ले। तो ये कॉन्सेप्ट होता है।
जनरल अगर स्टार्टर के डायग्राम की बात करें तो कुछ ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर कि भाई ये स्प्रिंग लगा दी, ये डीसी आपने आपूर्ति यहाँ पर लगा दी, और ये अलग अलग प्रतिरोध। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा इसकी शिफ्टिंग यहाँ पर होती जाएगी, जिससे प्रतिरोध यहाँ पर जुड़ता जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों यहाँ पर स्टार्टर के कनेक्शन का। प्रारंभ में t इज इक्वल टू 0 पर प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है, फिर जैसे जैसे गति बढ़ी तो मैंने क्या बताया कि भाई आगे से आगे जुड़ते जाएंगे, इसका मतलब प्रतिरोध कम होते जाएगा, और प्रतिरोध कम होने पर अंततः जब ये मोटर सुरक्षित गति प्राप्त कर देती है तो इसका मान शून्य कर देते हैं, प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है यहाँ पर। छोटी मोटरों का प्रतिरोध बड़ी मोटरों की तुलना में उच्च रखा जाता है, अतः इन्हें चालू करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होती। तो छोटी मोटरों में तो पहले से प्रतिरोध का मान उच्च होता है, तो वहां पर स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर प्रारंभिक स्थिति में भी उच्च धारा प्रवाहित नहीं होती, जिससे आर्मेचर क्षतिग्रस्त होने से बचाई जा सकती है। यांत्रिक शक्ति एवं दक्षता। यांत्रिक शक्ति क्या होती है? तो बच्चों अगर हम बात करें कि हमने ई विद्युत वाहक बल का स्रोत हमने लगाया हुआ है और प्रवाहित धारा आई है, तो निवेशी विद्युत शक्ति कितनी हो गई? ई इंटू आई। और यदि हम उष्मा के रूप में व्यय शक्ति की बात करें तो बच्चों ये हो गया आई स्क्वायर आर। तो अब बची हुई शक्ति क्या हो गई? निवेशी शक्ति माइनस उष्मा के रूप में व्यय शक्ति, उसको हम बोलते हैं स्मॉल ई आई के इक्वल, स्मॉल ई आई। और ये स्मॉल ई आई है बच्चों, यही हो गई मोटर की यांत्रिक शक्ति, मोटर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति। तो यांत्रिक शक्ति हो गई ई इंटू आई, जहां पर ई है बैक ईएमएफ विरोधी विद्युत वाहक बल और आई है मोटर में प्रवाहित धारा। मोटर की दक्षता की बात करें तो बच्चों चाहे मोटर की बात करो चाहे किसी भी आप विद्युत उपकरण की दक्षता की बात करते हो, तो दक्षता का सिंपल कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि कितना आपको आउटपुट मिला है, किसके सापेक्ष? दिए हुए इनपुट के सापेक्ष। तो निर्गत शक्ति बटा निवेशित शक्ति, कितनी आउटपुट शक्ति आपको मिली है, निर्गत शक्ति बटा निवेशित शक्ति, इसी को बोलते हैं हम मोटर की दक्षता। यदि स्मॉल ई इज इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन 2 है, तब ई आई यांत्रिक शक्ति अधिकतम होगी, अर्थात दक्षता का मान भी क्या होगा? अधिकतम 50% दक्षता होगी इस समय पे। डीसी मोटर के उपयोग। अब डीसी मोटर का उपयोग कहां पर किया जाता है? तो बच्चों इसका उपयोग विद्युत ट्रेनों में किया जाता है, रोलिंग मिल में किया जाता है, विद्युत क्रेन में किया जाता है, विद्युत उत्थापक लिफ्ट मतलब लिफ्ट में किया जाता है, पंखों में, ब्लोअर में किया जाता है, अब केंद्रीय पंपों में किया जाता है, एयर कंप्रेसर में किया जाता है। तो ये इन इन जगहों पे और भी कई सारे यूज होते हैं जहां पर विद्युत मोटर इस्तेमाल की जाती है। चलिए बच्चों बात करते हैं एसी जनरेटर की। एसी जनरेटर क्या होता है? एसी जनित्र क्या होता है? तो जनरेटर का काम, जनित्र का काम होता है बच्चों मोटर के ठीक विपरीत। मोटर में हमने पढ़ा कि पहले आप विद्युत ऊर्जा दोगे तो वो घूर्णन करेगी और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करेगी, लेकिन जनित्र में क्या होता है? जनित्र में पहले घूर्णन कराया जाएगा मतलब यांत्रिक ऊर्जा, और फिर उसमें विद्युत उत्पन्न होगी मतलब उसमें विद्युत ऊर्जा। इसका मतलब जनित्र का काम होता है ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे उसको बोलेंगे जनित्र। मोटर का ठीक विपरीत हो गया बच्चों ये। तो इसका सिद्धांत क्या हो गया? तो बच्चों विद्युत मोटर तो काम करती है धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर, और विद्युत जनित्र काम करता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो भी मैंने जैसा ही समझाया कि भाई पहले यहां पर घूर्णन कराना पड़ेगा और उसके बाद में यहां पर प्रेरण के कारण से धारा उत्पन्न होगी। तो क्या सिद्धांत होता है इसका कि जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कराया जाता है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और परिपथ बंद होने पर प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। यही कॉन्सेप्ट होता है, यही सिद्धांत होता है इसका जनित्र का। बच्चों इसकी भी बनावट की बात की जाए तो दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव होते हैं जिनके बीच में एक आयताकार कुंडली होती है, और आयताकार कुंडली का संपर्क कर दिया जाता है दो यहां पर सर्पी वलयों से। रिंग रिंग होती है बच्चों ये, जिनसे इसका संपर्क कर दिया जाता है, और इनसे B1 B2 दो ब्रशेज लगी होती है जो कुचालक होती है, और इनसे फिर लोड प्रतिरोध में धारा सप्लाई दी जाती है। RL ये होता है बच्चों यहाँ पर लोड, तो आउटपुट में यहां से सप्लाई चली जाएगी। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल होता है। हम यहां पर इसकी आर्मेचर को पहले घूर्णन कराते हैं किसी बाह्य स्रोत की सहायता से। घूर्णन के कारण से क्या होगा? शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव है तो यहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से बच्चों यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यही सिद्धांत है और यही इसकी कार्य प्रणाली होती है जनित्र के लिए।
चलिए बच्चों, कार्य प्रणाली में अब एसी जनित्र है, तो एसी जनित्र में अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पर, तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी। ये मैंने बोल दिया इधर समय है, और यहां पर आई या ई जो भी हमने लिया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या समय, इसका कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, ये इसकी वैल्यू यहां पर होगी E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इस तरीके से यहां पर ये प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा प्रत्येक स्थिति में। जैसे जैसे यहाँ पर समय बढ़ेगा, समय बढ़ने के साथ बच्चों यहाँ पर इसकी स्थिति परिवर्तित होती जाएगी। ये मैंने बोल दिया स्मॉल टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये अधिकतम मान जब मिला, जब स्मॉल टी की वैल्यू हो गई कैपिटल टी बाई 4 के इक्वल, ये आधा चक्कर पूरा हो गया, मतलब अर्ध आवर्तकाल टी बाई 2। यहाँ पर फिर से ऋणात्मक दिशा में इसका चक्कर पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू हो गई 3t/4। और बच्चों एक चक्कर पूरा होते ही ये यहाँ वाली जो वैल्यू है ये हो गई कैपिटल टी, मतलब एक आवर्तकाल। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर इसको अलग अलग डायग्राम्स की सहायता से समझाया है। जब थीटा का मान 0 होगा, तो यहाँ पर देखिए ये थीटा, ये 0, थीटा का मान जब 0 हुआ तब कुंडली की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो गया 0। यहां से समझिए इस चीज को, थीटा 0 मतलब ओमेगा टी को 0 कर रहा है। ये थीटा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी, और ओमेगा को मैं लिख रहा हूं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो बिल्कुल इजी है, समझिए आराम से। तो स्मॉल टी को जब 0 कर दिया, या यूं बोले कि भाई पूरे थीटा को, स्मॉल टी 0 मतलब थीटा 0, तो उस स्थिति में स्मॉल ई की वैल्यू 0, मतलब इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं हुआ प्रारंभिक समय में। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, मैंने मान लिया यहाँ पर t/4 हो गया, जैसे आप समय को t/4 करते हो तो बच्चों थीटा की वैल्यू हो गई π/2, मतलब 90 डिग्री। तो जैसे ही 90 डिग्री से घूर्णन हुआ, पहली स्थिति 90 डिग्री, 90 डिग्री से जैसे ही घूर्णन हुआ, तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो गया अधिकतम, E इज इक्वल टू ई नोट। तो बच्चों ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं हम ई नोट, प्रेरित विद्युत वाहक बल का आयाम, मतलब अधिकतम विद्युत वाहक बल। ठीक है, और इस स्थिति में ये इसकी स्थिति चेंज हो गई 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब अर्धावर्तकाल t/2, t/2 रखोगे तो थीटा का मान मिल गया 180 डिग्री। इसका मतलब अब की बार स्थिति ठीक विपरीत हो गई, ठीक विपरीत स्थिति हो गई। तो यहां से ये आ गया, विपरीत स्थिति में आ गया। देखिए यहां पर b ऊपर था, c नीचे है, यहां पर c ऊपर हो गया, b नीचे है। सिमिलरली नीचे वाली स्थितियां भी परस्पर शिफ्ट हो गई। यहां पर जैसे ही 270 डिग्री हुआ, तो 270 डिग्री पे थीटा की वैल्यू हो गई बच्चों, टी की वैल्यू हो गई कितनी, 3t/4। 3t/4 आपने रखा तो देखिए ऋणात्मक में इसकी वैल्यू मैक्सिमम, मतलब ये हो गया माइनस ई नोट। ई की वैल्यू क्या होगी, माइनस ई नोट। और जैसे ही पूर्ण चक्कर हुआ, तो यहां पर कैपिटल टी मतलब थीटा का मान 360 डिग्री, 360 डिग्री होते ही वापस से अपनी मूल स्थिति में आ गई, ये वाली, ये हो गई इसकी मूल स्थिति वापस से। तो इस प्रकार से बच्चों आपका प्रत्यावर्ती जनित्र कार्य करता है। यहां पर तो ये अभी ऊपर बच्चों मैंने आपको समझा दिया ग्राफ किस तरीके से बनता है इसका। उत्पन्न एसी की आवर्ती, तो एसी की आवर्ती हो गई बच्चों यहां पर Np/2। P है चुंबकीय ध्रुवों की संख्या और N है आर्मेचर कुंडली की घूर्णन आवर्ती। आवर्ती तो आवर्ती गुणा P है चुंबकीय ध्रुवों की संख्या बटा 2, ये हो गई यहां पर एसी की आवर्ती। एक सरल जनरेटर की बात की जाए तो बच्चों उसके लिए P इज इक्वल टू हो गया 2, मतलब कितने ध्रुव होंगे, 2 होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। और एफ ए सी इज इक्वल टू हो गया बच्चों यहाँ पर एन, क्योंकि Np/2 तो आवर्ती कितनी होगी n, मतलब जो आर्मेचर की आवर्ती होगी वही आवर्ती होगी किसकी, एसी धारा की आवर्ती। व्यापक जनरेटर में P मतलब ध्रुवों की संख्या 2 से ज्यादा भी हो सकती है, तो एसी की आवर्ती होगी आर्मेचर की आवर्ती से ज्यादा। एक निश्चित आवर्ती की एसी उत्पन्न करने के लिए मल्टीपल पोल जनरेटर अधिक मितव्ययी है। इसका मतलब बहुपोल, बहुपोल 2 से ज्यादा पोल भी उपयोग में किए जा सकते हैं अगर किसी निश्चित आवर्ती की प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करना है। चलिए बच्चों इसी तरीके से बात करते हैं डीसी जनरेटर। तो डीसी और एसी जनरेटर में फर्क क्या है कि डीसी जनरेटर तो हमें जो विद्युत ऊर्जा देगा या जो विद्युत धारा देगा ये होगी दिष्ट नियत परिमाण की, जबकि एसी में हम क्या बात कर रहे थे, अभी हमने ग्राफ देखा उसका कि वहां पर मान उसका परिवर्ती प्राप्त हो रहा था। तो अब की बार यहां पर चेंज क्या कर दिया जाता है, एसी जनरेटर में जो हम सर्पी वलय की बात कर रहे थे उसके स्थान पर बच्चों यहां पर यूज कर दिया जाता है दिक् परिवर्तक, कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तक, ये हम यहां पर यूज करते हैं। दिक् परिवर्तक का कार्य क्या होता है कि जैसे ही आधा चक्कर पूरा होता है तो ये यहां से इसकी दिशा को चेंज कर देता है, जिससे वो वाली स्थिति नहीं मिलती जिस तरीके से हमने एसी में बात करी थी।
तो सर्पी वलय के स्थान पर दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। यह आर्मेचर के साथ साथ घूमता है। इसकी सहायता से बाहरी परिपथ में धारा की दिशा निश्चित रहती है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जैसे कुंडली घूमेगी तो ये साथ में घूमते जाता है यहाँ पर, तो धारा की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और धारा की दिशा परिवर्तित नहीं होगी, इसका मतलब दिष्ट धारा, नियत परिमाण की धारा ही आउटपुट में मिलती है आपको। ये देखिए यहाँ पर दिशा परिवर्तित नहीं है, सिर्फ परिमाण में परिवर्तन है। यहाँ पर बड़े बड़े जनरेटरों की जो व्यवहारिक दक्षता है वो 92 से 95% तक होती है। ये बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करी है। डीसी मोटर एक बहु उपयोगी उपकरण है। यह ऐसे उपयोगों में जहां उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण, उच्च त्वरण एवं उच्च मंदन की आवश्यकता होती है अत्यधिक उपयोगी है। जहां पर प्रारंभिक बल आघूर्ण उच्च हो, त्वरण भी उच्च हो और उच्च मंदन की आवश्यकता हो, वहां पर डीसी मोटरों को प्रयुक्त किया जाता है। बनावट की दृष्टि से डीसी जनरेटर एवं डीसी मोटर में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में डीसी मशीन को डीसी जनरेटर या डीसी मोटर की भांति प्रयोग कर सकते हैं। बनावट में कोई फर्क नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ जो इसमें फर्क होता है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में, वो होता है इनकी कार्य प्रणाली का। तो हमने देखा कि भाई मोटर में हमें पहले हमें ऊर्जा देनी पड़ती है तो ये यांत्रिक कार्य करती है, और जनरेटर में क्या होता है, पहले घूर्णन कराते हैं तो ये मतलब पहले यांत्रिक कार्य कराएंगे तो ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक डीसी मोटर है जिसके आर्मेचर का प्रतिरोध बोल दिया गया है 20 ओम एवं 220 वोल्ट की सप्लाई पर 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो आपसे पूछ लिया कि भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक बल की वैल्यू पूछ ली बच्चों आपसे। तो अभी अपन ने पीछे पढ़ा था भाई, विरोधी विद्युत वाहक बल होता है कैपिटल ई माइनस आई आर, सीधा फॉर्मूला होता है बच्चों ये। स्मॉल ई होता है प्रेरित विरोधी विद्युत वाहक बल, कैपिटल ई होता है यहाँ पर स्रोत का विद्युत वाहक बल, जो आपको बोल दिया यहाँ पर 220 वोल्ट के सप्लाई के साथ में जोड़ा गया है, आई प्रवाहित धारा, और आर बोल दिया बच्चों यहाँ पर आर्मेचर का प्रतिरोध। सीधे आपको वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन कर देनी है बच्चों यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि डायनेमो आर्मेचर की घूर्णन गति दोगुनी कर दी जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो घूर्णन गति दोगुनी करने का मतलब क्या हो गया, उसकी आवर्ती दोगुनी कर दी। और अभी पीछे अपन ने पढ़ा था कि भाई ई जो है ये ओमेगा के साथ समानुपाती होता है, तो अगर ओमेगा को दोगुना कर दिया तो बच्चों ई भी हो गया दोगुना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एसी डायनेमो में प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान बोल दिया बच्चों 60 वोल्ट, और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें पूछ लिया उस समय जब आर्मेचर कुंडली के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो बच्चों इस स्थिति में अभी पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी को मैंने क्या बताया था, थीटा। तो यहाँ पर थीटा आपको दिया हुआ 30 डिग्री, ई नोट शिखर मान आपको दिया हुआ है 60, तो साइन 30 की वैल्यू हो गई बच्चों 1/2, और 60 से गुणा किया तो 60 गुणा 1/2 30। तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें 30 दिया हुआ हो वही करेक्ट हो जाएगा। सॉरी बच्चों मिस प्रिंट हो गया, ये आया नहीं ऑप्शन, इसमें क्या होगा 30 वोल्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होती है, तो बच्चों ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टता परिवर्तन के लिए प्रयुक्त की जाती है। वोल्टता परिवर्तन मतलब ये उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित कर सकता है या निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित कर सकता है। तो वोल्टता या विभव परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर। बच्चों ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत की बात की जाए तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर में दो कुंडलियां होती हैं, किसी एक कुंडली को यदि आप सप्लाई के साथ में जोड़ते हो तो दूसरी कुंडली आपके लोड के साथ में जुड़ी होती है। मतलब एक कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा दूसरी कुंडली में। ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो बच्चों इसकी रचना सबसे पहले करी थी फैराडे ने, और ट्रांसफॉर्मर में 3 भाग है, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली और पटलित क्रोण। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अन्योन्य प्रेरण का जहां नाम आ गया इसका मतलब दो तो कुंडलियां हैं यहाँ पर, और जहां पर इनको व्यवस्थित किया जाता है वो होती है पटलित क्रोण। जो कुंडली स्रोत से जुड़ी होती है उसे प्राथमिक कुंडली, और जो कुंडली लोड से जुड़ी होती है उसे बोला जाता है द्वितीय कुंडली। एक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे या दूसरी कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे लिए जाते हैं। तो ये कम फेरे अधिक फेरे लेने का मतलब क्या है, अभी जैसा कि मैंने बताया कि
ये विभव परिवर्तन का कार्य करती है। इसका मतलब उच्च विभव को निम्न विभव में या निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करती है। तो अभी बात करेंगे जिसमें कम फेरे होंगे, इसका मतलब उसमें कम प्रेरण होगा और उसमें कम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जिसमें ज्यादा फेरे होंगे, इसका मतलब उसमें ज्यादा प्रेरण होगा, जिससे ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो अभी बात करते हैं इसके आगे। प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है और परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स की सहायता से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चूंकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, अतः प्राथमिक कुंडली के प्रति फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली के प्रति फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के तुल्य होता है। यह बच्चों स्थिति तभी होती है जब दोनों कुंडलियां एक दूसरे के साथ गाढ़ युग्मन की स्थिति में होती है। इसका मतलब कोई भी चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज, क्षरण वहां पर नहीं हो। उस स्थिति में जितने चुंबकीय फ्लक्स पहली कुंडली में उत्पन्न होंगे उतने ही दूसरी में उत्पन्न होंगे। ये इसका बड़ा सिंपल सा एक डायग्राम होता है, जैसा अभी समझाया था कि भाई दो कुंडलियां होती है। जो कुंडली स्रोत के साथ में जुड़ी है वो प्राथमिक, और जो कुंडली लोड के साथ में जुड़ी है वो हो गई द्वितीय। और ये विद्युत रोध पट्टियां होती है जिनको पटलित क्रोड पे बनाया जाता है। ट्रांसफॉर्मर केवल और केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। क्यों? इसका कारण होता है बच्चों, क्योंकि ये अन्योन्य प्रेरण पे कार्य करता है, और अन्योन्य प्रेरण तभी होगा जब धारा में परिवर्तन होगा, जबकि दिष्ट धारा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान रखिए इस चीज को। यह वोल्टेज एवं धारा को एक साथ घटा या बढ़ा सकता है, परंतु दोनों को नहीं। तो ये वोल्टेज एवं धारा को एक साथ घटा या बढ़ा सकता है, परंतु दोनों को नहीं। ट्रांसफॉर्मर में निवेशित एसी सप्लाई की आवृत्ति नियत बनी रहती है। जो निवेशी स्रोत आपने संयोजित किया है उसकी आवृत्ति बच्चों यहां पर नियत रहेगी। प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों के बीच कोई विद्युत संपर्क नहीं होता, दोनों चुंबकीय रूप से युग्मित होती है। तो अभी बताया इनका भौतिक रूप से कोई संपर्क नहीं होता, ये एक दूसरे के साथ चुंबकीय रूप से ही जुड़ी होती है। प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली के बीच प्रभावी प्रतिरोध होता है अनंत। ट्रांसफॉर्मर की प्रत्येक कुंडली में फ्लक्स प्रति फेरे समान होना चाहिए। तो अभी बताया कि दोनों के बीच में गाढ़ युग्मन की स्थिति होनी चाहिए। इसका मतलब जितने चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहे हैं पहली कुंडली में उतने ही उत्पन्न होने चाहिए दूसरी कुंडली में। जितने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है प्राथमिक कुंडली में किसी दिए हुए समय में, उतना ही होना चाहिए दूसरी कुंडली में। तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम फेरों की संख्या और प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ इसकी बात करते हैं तो देखिए बच्चों क्या रिलेशन होगा। अभी रिलेशनों की बात करते हैं। सबसे पहले तो एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर की बात की जाए तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर में शक्ति वेव होता है 0। इसका मतलब जितना आपने इनपुट दिया है उतना ही होना चाहिए आउटपुट। निर्गत शक्ति बराबर होनी चाहिए निवेशी शक्ति के। शक्ति होती है बच्चों यहाँ पर P = VI। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूं कि प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल है EP और धारा है यहाँ पर IP, तो ये बराबर होगा दूसरी कुंडली में ES × IS के। तो एक तो संबंध यहां से मिलता है EP/ES = IS/IP। न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बच्चों इस वाले पे। दूसरा रिलेशन अभी जो मैंने ऊपर बताया था, वापस चलिए ये यहां गया। ES = -NS/dϕ/dt और EP = -NP/dϕ/dt। यहां से आप बच्चों इसका एक और रिलेशन निकाल सकते हो फेरों की संख्या के साथ में। तो ये रिलेशन निकल के आता है आपका EP/ES = IS/IP and it is equal to NP/NS। तो EP/ES = IS/IP, और अगर फेरों की संख्या के साथ बात करें तो बच्चों ये हो गया NP/NS। इसका मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल तो समानुपाती होगा फेरों की संख्या के, और प्रेरित धारा होगी बच्चों फेरों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या चीज अब यहां से ध्यान में रखनी है, अभी मैंने बताया कि भाई जिसमें फेरों की संख्या ज्यादा होगी, जिसमें फेरों की संख्या ज्यादा होगी, जिसमें हमें फेरों की संख्या ज्यादा रखनी है, इसका मतलब उसमें हमें क्या करना था, प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ाना है, मतलब उसमें विभव का मान ज्यादा करना है। तो इसी आधार पर मैं बात करता हूं यहाँ पर दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स की, उच्चाई और अपचाई। चलिए बात करते हैं इसी आधार पे कि किसमें ज्यादा रखने होते हैं किसमें कम रखने होते हैं। उच्चाई ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है बच्चों, इसके नाम से पता चल रहा है ये विभव का मान बढ़ाता है। विभव का मान बढ़ाएगा, इसका मतलब बढ़ा के किसको देगा, आउटपुट। तो जो द्वितीय कुंडली है उसमें फेरों की संख्या होगी ज्यादा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होगी कम, तभी तो बढ़ाएगा उसको।
तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका क्या हुआ यहां पर, द्वितीय कुंडली में बढ़ाना है तो वीएस का मान वीपी से ज्यादा हो गया, वीएस का मान वीपी से ज्यादा रखने के लिए क्या किया, एनएस का मान एनपी से ज्यादा हो गया। अब एनएस का मान एनपी से ज्यादा हो गया तो धारा हो गई प्राथमिक में ज्यादा द्वितीयक में कम, क्योंकि धारा होती है इनके व्युत्क्रमानुपाती। इसी तरीके से अपचाई ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो बच्चों अपचाई ट्रांसफॉर्मर अपचाई करता है उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित। निम्न विभव में परिवर्तित करना है मतलब आउटपुट में क्या देगा, निम्न विभव। निम्न विभव आउटपुट में देगा तो फेरों की संख्या कम कर दो, तो फेरों की संख्या कम होगी द्वितीयक में तो एनएस लेस देन एनपी। इसी तरीके से वीएस की वैल्यू भी कम होगी वीपी से, मतलब प्राथमिक कुंडली में विभवांतर का मान या विद्युत वाहक बल का मान ज्यादा होगा द्वितीयक से, लेकिन धारा का मान अब की बार द्वितीयक में ज्यादा होगा क्योंकि धारा इनके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये एक मोटा मोटा यहाँ पर आइडिया होता है बच्चों उच्चाई और अपचाई ट्रांसफॉर्मर के लिए। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, तो जैसे अभी पीछे मोटर की दक्षता के लिए हमने बात करी थी, सेम तरीके से आप ट्रांसफॉर्मर की दक्षता भी बता सकते हो बच्चों। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता भी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति, और अगर प्रतिशत में निकालनी है तो गुणा 100 भी कर सकते हो आप। तो निवेशी निर्गत के लिए अभी अपन ने बात करी वी एस आई एस अपॉन वीपी आई पी, और इंटू 100 कर दोगे तो बच्चों आपको मिल जाएगी यहां पर दक्षता किसमें, प्रतिशत में। अगर एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर की बात की जाए तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर की दक्षता होती है 100%। इसका मतलब कोई भी वहां पर शक्ति व्यय नहीं होता। आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए शक्ति व्यय होता है 0। जितनी निवेशी शक्ति है उतनी मिलेगी आपको निर्गत शक्ति। ट्रांसफॉर्मर में कोई भी भाग घूर्णन नहीं करता, अतः यांत्रिक ऊर्जा हानि कम होती है, इसलिए इसकी दक्षता बहुत अधिक 90 से 95% होती है साधारण ट्रांसफॉर्मर के लिए। चलिए ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा हानियों की बात करते हैं बच्चों। तो ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा हानियां किस किस तरीके की होती है, पहली होती है बच्चों ताम्र हानि। ताम्र हानि में हमने बात करी कि जो ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियां बनाई जाती है, ये बनाई जाती है बच्चों तांबे के तारों की, तांबे के तारों की। और तांबे के तार में यदि धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि इनका प्रतिरोध होता है धारा प्रवाह के कारण से, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT से आप कह सकते हो कि ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण से बच्चों यहाँ पर तार गर्म होंगे और ऊर्जा की हानि होगी। तो इस हानि को कम करने के लिए जो तार होते हैं तांबे के, उनकी मोटाई ज्यादा ले ली जाती है। मोटे तारों का प्रतिरोध कम होगा जिससे ऊर्जा ऊष्मा हानि भी यहाँ पर कम होगी। तो तांबे के मोटे तार प्रयुक्त करते हैं बच्चों यहाँ पर। लौह हानि, तो लौह हानि को भी आप दो प्रकार से कह सकते हो, एक तो भंवर धाराओं के कारण से उत्पन्न हानि और एक दूसरी चुंबकन विचुंबकन के कारण उत्पन्न हानि। तो भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि, तो ट्रांसफॉर्मर की क्रोड में उत्पन्न भंवर धाराओं के कारण क्या होता है, कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में, जैसा कि अभी पीछे हमने बात करी, गर्म होने के कारण से क्या होगी, ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा के रूप में नष्ट हो जाएगा। अब इस भंवर धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, एक के ऊपर एक रख के और क्रोड जो है उसको पट्टलित बनाया जाता है, क्रोड को पट्टलित बना दिया जाता है, जिससे क्रोड की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। शैथिल्य ऊर्जा हानि, शैथिल्य ऊर्जा हानि का कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि जब प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में चुंबकन विचुंबकन की प्रक्रिया चलती है तो इस चुंबकन विचुंबकन के कारण से कुछ ऊर्जा खर्च होती है, जिसको हम बोलते हैं शैथिल्य ऊर्जा हानि। शैथिल्य ऊर्जा हानि को कम करने के लिए बच्चों जो क्रोड है ये बनाया जाता है नरम लोहे का या कच्चे लोहे का, नरम लोहे या कच्चे लोहे का क्रोड बनाया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण के कारण प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली एक दूसरे के साथ किसी दूरी पर होती है, जिसके कारण से जब प्रेरण की घटना होती है तो बच्चों कुछ चुंबकीय फ्लक्स का वायु में क्षरण हो जाता है, जिसके कारण से वास्तविक ऊर्जा नहीं मिल पाती आउटपुट में। तो इस ऊर्जा क्षरण को कम करने के लिए प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली को एक ही जगह पर बना दिया जाता है, इनके बीच में गैप कम रखा जाता है। तो कम करने के लिए दोनों को एक ही जगह पे एक के ऊपर एक रख के लपेट दिया जाता है इनको। कंपनों के कारण ऊर्जा हानि, तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने के कारण से क्या होगा बच्चों, ट्रांसफॉर्मर की क्रोड में कंपन होंगे और कंपन होने के कारण से हमिंग की आवाज आती है, भनभनाहट की आवाज उत्पन्न हो जाती है। तो ये होती है हमिंग के कारण से ऊर्जा हानि, भनभनाहट के कारण या कंपन के कारण। ट्रांसफॉर्मर के उपयोग कहां पर होते हैं, तो अभी अपन ने देखा एसी, जितनी भी एसी की क्रियाएं होती हैं उन सब में ट्रांसफॉर्मर का उपयोग होगा। टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, एसी, इन सब में वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। प्रेरण भट्टी में, वेल्डिंग कार्य में, अपचाई ट्रांसफॉर्मर, वेल्डिंग कार्य में क्या किया जाता है,
कम विभव की जहां पर जरूरत होती है, विभव को कम ज्यादा परिवर्तित किया जा सकता है, तो वहां पर अपचाई ट्रांसफॉर्मर काम में लिया जाता है। लंबी दूरी तक एसी के संचरण करने में, लंबी दूरी तक एसी के संचरण करने के लिए बच्चों ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा के वितरण में, तो ये अपन देखते हैं बड़े अच्छे से अपने घरों में जो विद्युत ऊर्जा की सप्लाई होती है वो ट्रांसफॉर्मरों की सहायता से होती है। श्रव्य आवर्ती ट्रांसफॉर्मर रेडियोग्राफी, टीवी, रेडियो, टेलीफोन आदि में प्रयुक्त होते हैं। रेडियो आवर्ती ट्रांसफॉर्मर का उपयोग रेडियो संचार में किया जाता है, प्रतिबाधा सुमेलन में इसका उपयोग होता है। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर के कई सारे उपयोग होते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रतिरोधों में संबंध, तो ये बच्चों अपन पीछे देख चुके। जब विद्युत वाहक बल का कोई स्रोत केवल प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य या केवल द्वितीय कुंडली के सिरों के मध्य जोड़ा जाए तो ओम का नियम लागू किया जा सकता है, किंतु ट्रांसफॉर्मर में ओम का नियम लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियां एक दूसरे से विद्युतः जुड़ी नहीं होती। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या कोई संबंध नहीं होगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के बीच में कोई विद्युतः संबंध नहीं होता, ये इनके बीच में चुंबकीय संबंध होता है, चुंबकीय संबंध होता है, जिसके कारण से यहाँ पर ओम का नियम लागू नहीं किया जा सकता। किंतु जब भी कभी प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली से एक दूसरे को आपस में जोड़कर अन्य दो सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल का स्रोत जोड़ा जाए तो ओम का नियम लागू किया जा सकता है। तो अगर दोनों कुंडलियों को एक दूसरे के साथ आपस में जोड़ के और अन्य किसी कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना हो तो ओम का नियम लागू हो सकता है बच्चों। अतः यदि प्राथमिक वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो प्राथमिक धारा भी बढ़ती है, इसी प्रकार यदि द्वितीय कुंडली के सिरों पर वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो द्वितीय धारा बढ़ती है। किंतु ट्रांसफॉर्मर में जिस भुजा के सिरों पर अधिक वोल्टेज होगा उसमें धारा कम प्रवाहित होती है। ये भी पीछे अपन ने देखा, क्या संबंध देखा था, ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आईपी। इसका मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती थी। जिस कुंडली में विद्युत वाहक बल ज्यादा उत्पन्न हो रहा था उसमें धारा कम उत्पन्न हो रही थी। तो ये था बच्चों आपका ट्रांसफॉर्मर। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं और न्यूमेरिकल्स देखते हैं किस पैटर्न के बनते हैं। जब एक विद्युत वाहक बल स्रोत को केवल प्राथमिक वाइंडिंग के सिरों से जोड़े या केवल द्वितीयक से जोड़े तो ओम का नियम लागू कर सकते हैं, परंतु संपूर्ण ट्रांसफॉर्मर को एक इकाई मानकर इसमें ओम का नियम लागू नहीं कर सकते। ये चीज अभी अभी समझाइए बच्चों अपन। ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक परिपथ खुला होने पर भी प्राथमिक में कुछ धारा प्रवाहित होती है जिसे ट्रांसफॉर्मर की नो लोड धारा कहते हैं। यह नो लोड पर होने वाले ताम्र एवं लोह हानि की पूर्ति करता है। तो जब हम बात करें कि प्राथमिक द्वितीयक परिपथ खुला हुआ हो तो भी प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, इसका कारण क्या होता है? इस धारा को क्या बोलते हैं? नो लोड धारा। यह नो लोड पर होने वाले ताम्र एवं लोह हानि की पूर्ति करता है। सभी विद्युत मशीनों की तुलना में ट्रांसफॉर्मर की दक्षता अधिकतम होती है। जब किसी उच्च वोल्टेज संचरण लाइन में धारा प्रवाहित करते हैं या इसे चालू करते हैं तब इस पर बैठी चिड़िया के पंख प्रेरण के कारण प्रतिकर्षित होते हैं और परिणाम स्वरूप चिड़िया को उड़ने में मदद मिलती है। तो हमने देखा कई बार कि भाई कोई चिड़िया अगर किसी तार पे बैठ जाती है और जैसे उसमें विद्युत धारा की सप्लाई होती है तो वो उड़ जाती है। उसका कारण क्या होता है बच्चों? उसका कारण होता है यहाँ पर प्रेरण के कारण से उस चिड़िया के पंख पर, चिड़िया कैसी हो गई यहाँ पर, अच्छी सुचालक, विद्युत की सुचालक होती है, जिसके कारण से वहां पर उसके पंखों पर प्रेरण के कारण से प्रतिकर्षण बल लगता है और वो उसको उड़ने में मदद करते हैं वहां पर। चलिए बच्चों एग्जांपल्स देखते हैं किस टाइप के बनते हैं यहाँ पर। एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या दे रखी है बच्चों 500 एवं 5000, और प्राथमिक कुंडली को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो ये कह रहा है कि द्वितीय कुंडली के सिरों पर वोल्टेज क्या मिलेगा। तो पहली चीज तो ये हो गया, यहाँ पर आप ऑप्शन से देख के बता सकते हो। दूसरी चीज, कई बार ऑप्शंस भी ऐसे दिए होते हैं जहां से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, तो मैं दोनों चीजें समझाता हूं। ऑप्शन देख के कैसे आइडेंटिफाई करोगे बच्चों? दूसरी वाली कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा उसमें विद्युत वाहक बल का मान ज्यादा। तो यहां पर देखिए पहले में 0, दूसरे में 60, तीसरे में 0.6 और चौथे में चौथा ऑप्शन चलिए फिर से यहां पर नहीं है, तो यहां से आप देख के बता सकते हो। दूसरी चीज फिर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर धारा देखो कौन सी वाली दी हुई है। अगर एसी धारा है तो ही यहाँ पर कन्वर्जन होगा, अगर डीसी है तो कोई प्रेरण की घटना नहीं होगी। तो यहाँ पर अब 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, डीसी एसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, लेकिन इसने बोल दिया कि 6 वोल्ट की बैटरी है और बैटरी अपने को पता है बच्चों दिष्ट धारा प्रवाहित करती है। इसका मतलब यहाँ पर द्वितीय कुंडली के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज का मान होगा 0। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफॉर्मर 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया गया है। इसकी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा जब इसके द्वितीय
द्वितीय कुंडली को 110 वोल्ट 550 वोल्ट रेफ्रिजरेटर से जोड़ दिया जाए, लोड पे जोड़ दिया बच्चों, और लोड पे आपको बोल दिया ये Vs का मान बोल दिया, और ये आपको बोल दिया PO आउटपुट बोल दिया। ठीक है बच्चों, तो PO इज इक्वल टू, सबसे पहले तो PO इज इक्वल टू Vs इंटू IS से आप IS निकाल लोगे, तो IS की वैल्यू क्या मिल गई यहां पर आपको, PO अपॉन VS 550 अपॉन 110, तो बच्चों ये धारा आ गई 5 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद आपको पूछा प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में पूछा और साथ में क्या क्या चीजें दी हुई है आपको, 220 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है और द्वितीयक में बोल दिया 110 वोल्ट। यहां से बच्चों आप कैलकुलेट कर लोगे तो Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू Is अपॉन Ip, Ip आपको निकालना है तो Ip इज इक्वल टू, ये हो गया Is, Is अभी अपन ने निकाला 5 गुणा Vs, Vs हो गया बच्चों 110 बटा 220, तो ये हो गया 10 एम्पियर। तो कितनी धारा होगी बच्चों यहां पर, Ip इज इक्वल टू, हाँ यहां से अपन निकाल सकते हैं इसको, ये आ गया PO अपॉन VS, तो PO 550, एक ये हो गया यहाँ पर 10, ठीक है, 5 एम्पियर, ओ सॉरी 2.5, सॉरी बच्चों मिस कैलकुलेशन मिस्टेक, सो ये आ गया 2.5 एम्पियर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों आपके ट्रांसफार्मर पे। चलिए एक और पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। एक अपचाई ट्रांसफार्मर है जिसको 200 वोल्ट की मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया गया है, और द्वितीयक को 6 वोल्ट 30 वोल्ट का एक बल्ब प्रकाशित करना है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान, तो वापस से अभी जैसे मैंने ऊपर समझाया बच्चों, यहाँ पर PO आउटपुट शक्ति आपको दी हुई है, तो आप IS निकाल लीजिए यहाँ से, और उसके बाद मेंस आपको दी हुई है, तो आप प्राथमिक कुंडली में धारा का मान निकाल सकते हो। सेम डिट्टो ऊपर वाले पैटर्न का ही क्वेश्चन है। तो बच्चों कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं ट्रांसफार्मर पे। तो ये हमारा टॉपिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण आज कंप्लीट हुआ बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए बच्चों मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।